अंडमान का जो इतिहास है, आज हम तो ये जानते हैं कि हमारा इतिहास जो है 1857 के क्रांति से जुड़ा हुआ, लेकिन इतिहास तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान में कब्ज़ा किया और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपैंड कर रहे थे, तो उस वक्त ये पूरा जो वाटर्स था, जो टेरिटोरियल वाटर्स आप कह सकते हैं, यहाँ से जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। और उस दौरान जो है ये जो टापू है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं से जो जहाज़ें गुजरती, तो एक तो क्योंकि ये साइक्लोनिक एरिया है, तो यहाँ हवा तूफ़ान, साइक्लोन, इसमें जहाज़ें फंस जाती जब, और किनारे पटक दिया जाता इन टापुओं के किनारे में, तो ट्राइबल्स का बहुत अटैक होता था, काफ़ी लोग मारे जाते थे। उसके अलावा यहाँ पे जो है पायरेसी बहुत होती थी। माले पायरेट्स जो है उस इलाके के जो पायरेसी करते थे, समुद्री लुटेरे, तो जहाज़ों को भी लूटा जाता था। तो उस वजह से अंग्रेज़ों को लगा कि यहाँ एक बेस होना चाहिए अंडमान में, तो शुरुआत वहाँ से होती है। फर्स्ट सेटलमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, 1788 में सर्वे हुआ आर्चीबाल्ड ब्लेयर, जिसके नाम से बाद में ये पोर्ट ब्लेयर के नाम से मशहूर हो गया, अंडमान कैपिटल बन गया। आज ये नाम बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर की जगह अब ये श्री विजयपुरम हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ऐसी जगह है कि यहाँ हर 2-3 साल में एक आध आइलैंड लुप्त हो जाता है, 2-4 आइलैंड बाहर भी आ जाते हैं। तो अगर लेटेस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो लगभग यहाँ पर 572 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 36 के ऊपर में जनसंख्या है। इसकी कैपिटल जो है, इसकी राजधानी हमारी श्री विजयपुरम है, जो कि इसका नाम पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। हमारे आदरणीय सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस भारत देशभक्त सरकार ने इसका नाम अभी श्री विजयपुरम किया है, पोर्ट ब्लेयर से हटा के। इसको हम लोग लघु भारत बोलते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड को। यहाँ पर हर संप्रदाय के लोग मिलेंगे, हर भाषी लोग मिलेंगे, तमिल है, तेलुगु है, बंगला है, उसके बाद में यूपी है, बिहारी है, राजस्थानी है, और सब इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आन बान और शान के साथ लहराता ये तिरंगा बहुत सारी कहानियों को अपने आप में समेटे हुए है। ये कहानी है संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा की, ये कहानी है स्वाधीन भारत के संग्राम की, और ये कहानी है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तब भारत में ये तिरंगा लहराया, और जब ये तिरंगा लहराया तब भारत एक हुआ, और जब भारत एक हुआ तब भारत श्रेष्ठ हुआ। और इसी श्रेष्ठता की कहानी इस तिरंगे के माध्यम से हम आपको सुनाने आए हैं। दरअसल क्या कुछ संबंध रहा इस तिरंगे का इस भूमि के साथ में, ये भी हम आपको बताएंगे, और कैसे इस विषय को हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में लिया हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आपने देखा होगा यहाँ पर जब दिवाली आती है, दीपावली आती है, हर लोग यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ दीपावली मनाते हैं। दुर्गा पूजा आती है तो लगता नहीं है कि बंगालियों का त्यौहार है, लगता है ये पूरे भारतवर्ष वालों का त्यौहार है। यहाँ पर कोई भी त्यौहार आता है, ओणम आती है, मकर संक्रांति आती है, तो हर मतलब क्षेत्र के लोग ऐसे लगता है ये त्यौहार उनका है। तो इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही मायने में अगर जीवंत कोई जगह देखनी है तो अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान जो है, जब जापान जो है एक्सिस फोर्स ट्राइपार्टम जो पैक्ट हुआ था एक्सिस फोर्सेस के साथ, जर्मन, इटली वगैरह के साथ जब जापान जुड़ जाता है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को कैप्चर करते हुए जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का, मलाया, सिंगापुर, ये सारे जगह, मलेशिया और बर्मा, ये सब कब्ज़ा करना शुरू करे। दी एडवांसिंग
फोर्सेस ऑफ जापानीज। तो उन्होंने मतलब सारे जगह कब्जा कर लिया था। अब बच गया था कि अंडमान, बिकॉज अंडमान वॉज टू बी यूज्ड एज अ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉज टू बी यूज एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू रीच इंडिया, कोस्टल इंडिया और श्रीलंका वगैरह जो है। तो फिर अंडमान को जब बर्मा कब्जा में आ गया, उसके बाद जो है अंडमान को कब्जा में ले लिया जापानियों ने। समुद्र की इन लहरों के बीच आज भी न जाने कितने अनगिनत संघर्ष और उनकी तमाम उम्मीदों और आशाओं की गाथाएं आज भी जिंदा हैं। दरअसल जब हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो कुछ स्थान महज भूगोल का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि वो राष्ट्र की चेतना और उनकी बलिदान की गाथा होते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात जब हम करते हैं तो उससे कुछ ऐसी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं कि उनसे भावनात्मक रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो जगह इस बात की गवाही देता है कि जब भारत में यूनियन जैक लहराया जाता था, उस समय यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यहां पर भारतीय तिरंगा लहराया था और उन्होंने सबसे पहले आजादी की घोषणा की थी। तो ऐसा ही एक ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ता है इस अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। अंडमान निकोबार में पहला तिरंगा झंडा फहरा तो वो अंडमान निकोबार की मातृभूमि में, यहाँ की धरती के ऊपर में एक आज़ाद भारत का झंडा सुभाष चंद्र बोस जी ने फहराया। राज बिहारी बोस, he was in जापान। आई थिंक 1923 में जब उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स पे बॉम्ब वगैरह का, उसके बाद ये स्केप करके जापान चले गए थे और वहाँ पर जो है जापान में he had formed the इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग मार्च 1942 में वहाँ फॉर्मेशन हुआ और जून में वो उसके प्रेसिडेंट बन गए। यहाँ अंडमान जो है जापानीज फोर्सेस ने 23 मार्च जापानीज फोर्स यहाँ लैंड करती है अंडमान में और ब्रिटिशर्स वकेट कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा उनके हाथ से चला गया। तो डेस्परेटली यहाँ जो उन्होंने, उनका जो फौज थे छोड़ा मोड़ा गुरखा रेजिमेंट भी लाया हुआ था, उन सबको यहाँ से भेज दिया अंडमान, इंडिया यहाँ आइलैंड को भी वकेट करने लगे। जो यहाँ कैदी थे या सेटलर्स थे, जो यहाँ के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, सबको यहाँ से खाली करने लगे। वो लास्ट में क्योंकि शिप्स वॉर ज़्यादा फैल गया, अब शिप जाना मुमकिन नहीं था, तो फिर जो फंस गए यहाँ पे वो यहीं रहे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 में वो स्केप करते हैं इंडिया से। ही वॉज इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो वहाँ से स्केप करते, वो काबुल जाते, पेशावर से काबुल, वहाँ से होते हुए वो फिर मॉस्को जा करके ही रीचेस बर्लिन। वो जब बर्लिन पहुंचते हैं तो 1941 से लेके 1942 तक वो बर्लिन में रहे। वहाँ पे उन्होंने फ्री इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आज़ाद हिंद रेडियो फॉर्म किया, फ्री इंडिया लीग बनाया उन्होंने, एंड ही वाज ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द एक्सिस फोर्स, द जर्मन्स, टू सपोर्ट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जरा याद करिए और थोड़ा स्मृतियों में जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध का समय
पूरे देश में या यूं कहें कि पूरे विश्व में भारी उथल पुथल थी और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नई आशा और उम्मीद की किरण जगाई। श्री राज बिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आजादी की नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, उसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और उसके बाद में ये जगह यानी कि अंडमान और निकोबार में पहली बार आजाद हिंद फौज सरकार के नियंत्रण में ये जगह आती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके मुखिया बनते हैं। एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई अलख वो जगाते हैं और जो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का जिक्र हम करते हैं तो एक संकल्प था भारत को आजाद करने का और सिद्धि प्राप्त होती है जब हम अंडमान निकोबार पर पहली बार एक आजाद सरकार का यहां पर गठन होता है और वो वक्त होता है 1943 का। उनको मतलब बहुत समय लग गया हिटलर से मिलने के लिए। वो पहुंच गए थे 41 में 42 मई ऑफ 42 उनको हिटलर से मिलने मिला। तो फिर जो है नेताजी को वहाँ से 1942 में आई थिंक फरवरी में वहाँ से जो है उसको वहाँ से सबमरीन में, क्योंकि इट वाज अ वॉर पीरियड तो बहुत अटैक्स हो सकते थे शिप्स में, देयर वाज अटैक्स थ्रू सबमरीन एंड ऑल। तो फिर उनका जो है ये डिसीजन हुआ कि सबमरीन से उनको यहाँ भेजा जाएगा। वो जा कर के मैडागास्कर तक लाया, उसके बाद वहाँ से सबमरीन जिसमें उनको ट्रांसफ़र किया और उसके ही वाज सेंट टू जापान से उनको सुमात्रा के एक आइलैंड में उतारा गया, वहाँ से वो वहाँ उनको ले गया टोक्यो। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जब हम 30 दिसंबर 1943 की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा विशेष महत्व है। जब हमारे प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा की बात करते हैं तो ये सूत्रवाक्य हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से देखने को समझने को मिलता है। आजाद भारत का ख्वाब देखा और अपने सामने उसको हकीकत में तब्दील किया। और ये शिलापट जो हमारे सामने यहाँ पर लगा हुआ है, इस शिलापट पे साफ तौर पर ये अंकित है कि कब क्या और कैसे हुआ। 30 दिसंबर सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के सहकर्मियों के साथ पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराया था और इसी के साथ ही उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश राज से आजाद होने वाला पहला भारतीय भूभाग घोषित किया था। और उसके आगे लिखा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की शाही सेना यहाँ 23 मार्च 1943 से ही पदस्थापित थी। 6 नवंबर 1943 को जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस की सभा में यह घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नेताजी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति थे और आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के मुखिया भी थे। तो दरअसल किसी भी तरीके से आजादी प्राप्त करना था और नेताजी ने ऐसा किया भी। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इस भूभाग के साथ नेताजी का सिर्फ ऐतिहासिक लगाव ही नहीं था, भावनात्मक लगाव भी था। नेताजी अराइव्ड एट जापान और वहाँ पहुँचने के बाद सिंगापुर पहुँच गए थे। फिर उनका ये था कि तोजो था जो प्राइम मिनिस्टर, तोजो से उनका मई 1943 में ही मीट्स तोजो और फिर तोजो इज सो इम्प्रेस्ड और फिर ही एग्रीज टू फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. So it was decided, and he also demanded that Andaman, that has been occupied by the
Japanese naval forces. It should be handed over, the civil administration जो है, it should be handed over to नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद सरकार जो है उसको हैंड ओवर किया जाए. एंड फाइनली ऑन द 29th of December 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस लैंड्स हियर इन अंडमान्स. एरोड्रोम जो हमारा ये लंबा लाइन एयरपोर्ट अभी जो वीर सावरकर के नाम से किया गया है, उस वक्त वहाँ पे लैंडिंग हुआ उनका फ्लाइट का, और फिर उनके साथ 2-4 जापानीज इंटरप्रेटर्स भी वहाँ से आए. एंड फाइनली गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और ही वॉज टेकन टू रॉस आइलैंड, जिसको अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है. एक भारत श्रेष्ठ भारत का सफर ये लगातार चल रहा है और इस सफर में इस समय हम पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम से होते हुए रॉस आइलैंड यानी कि इसको नेताजी सुभाष द्वीप बोलते हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं. और लगभग ये 10 मिनट का सफर है और इस 10 मिनट के सफर में हम कई अनुभूतियों से, कई एहसासों से रूबरू हो रहे हैं. वहाँ रॉस आइलैंड के जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर का जो बंगलो था वहाँ उनको रखा गया. वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ हैंडिंग ओवर जो करना था वहीं पे हुआ. द ट्राइकलर वॉज हास्टेड विद द निपॉन का जो फ्लैग था और ट्राइकलर दोनों वहाँ पे हॉस्टिंग हुआ. नेक्स्ट डे ही वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर और पहले उनको सेलुलर जेल लेके गए. अंडमान की धरती एक लंबे समय तक ब्रिटिश राज के अत्याचार की साक्षी रही है, गवाह रही है. यहाँ की ये सेलुलर जेल और यहाँ की दीवारें न जाने कितने अनगिनत गुमनाम स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष, पीड़ा और जो उनको अमानवीय यातनाएं दी गई हैं उसकी गवाह रही है. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1943 में इस धरती पर आए तो न केवल उन्होंने यहाँ पर इस जेल का दौरा किया बल्कि उन अनगिनत जो स्वाधीनता सेनानी थे उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए. ये जेल इस बात की भी गवाह थी कि आज़ाद भारत के एक संकल्प को और ज़्यादा मजबूती मिली जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सेलुलर जेल में आए. और इसलिए ये जेल हम कहते हैं कि जैसे सनातन धर्म में 4 धाम की परिकल्पना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथ, ऐसे तमाम भारत के जो सेनानी हैं, भारत के जो नागरिक हैं, भारत को जो चाहते हैं, जिनके दिल में भारत बसता है, उनके लिए ये 5वां धाम है और ये महातीर्थों का तीर्थ है. चहुं ओर तिरंगा है, चहुं ओर इसका वंदन है. भारत की मिट्टी और मिट्टी का कण कण वाकई चंदन है. जब हम अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिसंबर 1943 में आगमन महज आगमन नहीं था बल्कि भारत की आज़ादी की उद्घोषणा थी. 29 दिसंबर को वो श्री विजयपुरम यानी कि पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं और 30 दिसंबर को यहाँ पर तिरंगा को लहराते हैं. और जब आसमान में तिरंगा लहरा रहा था तो ये महज तिरंगा नहीं लहरा रहा था बल्कि हजारों लाखों भारतीयों की उम्मीदों को, उनकी उमंग को पंख लग चुके थे, उनकी आशाएं परवान चढ़ चुकी थी. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा लहराकर यह साबित कर दिया था कि दरअसल अब भारत की आज़ादी का सपना महज सपना नहीं है बल्कि ये वो हकीकत है जो बस अब आपके सामने आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश शासन मुक्त क्षेत्र में भारत का तिरंगा लहरा दिया गया था. और यहाँ पर आकर उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर स्वराज और शहीद द्वीप किया. ऐसा करके ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर वो अनगिनत स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हों, वो नमन कर रहे हैं उन तमाम क्रांतिकारियों को जिनकी वजह से हमारा सपना अब हकीकत में तब्दील होने वाला था और जिसकी आधारशिला उन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराकर रख दी थी.
अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो आज ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे हाथ में नहीं होता। और अगर ये अंडमान निकोबार हमारे हाथ में नहीं होता तो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से हम विश्व लेवल में आज हमारा भारतवर्ष बहुत कमजोर होता। जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो ये जगह जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कह रहे हैं, और वो इसलिए भी कि उसका नाम बदल गया। पहले इसको रॉस आइलैंड बोलते थे हम, अब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। इसका बड़ा महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1943 में नेताजी यहाँ पर आए थे, और उनके आने का भी अपना महत्व था। जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि उनका आना सिर्फ महज उनका आना नहीं था, बल्कि भारत की आज़ादी की उद्घोषणा थी। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की जो नेचुरल जो ब्यूटी है उसको आप देखिए, उसको निहारिए और उस परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि उसने कितना जहाँ सुंदर बनाया है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, वाकई हरी भरी वसुंधरा, और ऊपर ये पूरा संसार है। आप आसमान स्वच्छ है, जल स्वच्छ है, स्थल भी स्वच्छ है। और ये आप लाइट हाउस देख रहे होंगे सामने, वहाँ पर लाइट हाउस, आप जानते हैं समुद्र के किनारे जब लाइट हाउस होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से स्थल शुरू हो रहा है। तो जो भी जहाज दूर से आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि उनका अपना जहाज कहाँ रुकना है। देखिए, चीज़ों को देखने और समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने उनको चीज़ों को देखा और समझा, बल्कि हम ये भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों के प्रति, इन जगहों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है। एक वाक्य, एक सूत्र, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, भारत की आज़ादी। और भारत की इस आज़ादी में इस जगह की भूमिका हमने आपको बताया, हमने आपको समझाया, और क्या संबंध रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ से। तो फिलहाल मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन ललित के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be established.